हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है भाषा और समाज, उसका एक चैप्टर, उसकी एक यूनिट है भाषा, समाज और संस्कृति। आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो यूनिट है आपकी भाषा, समाज और संस्कृति, इसको मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, हो सकता है कि आपको आसानी से समझ में ना आए और डिफ़िकल्ट था और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट भी आए, इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनानी शुरू की है। तो दोस्तों, प्लीज़ उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में एंड तक बने रहोगे। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, बस फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। आपका एक यूनिट है, आपकी भाषा और समाज की एक यूनिट है भाषा, समाज और संस्कृति। इसका एक टॉपिक है भाषा, समाज का अंतर संबंध। आज हम इसको पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, क्योंकि आप हिंदी भाषा को यहाँ पर देख रहे हो और हिंदी भाषा के मेन शब्द आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहला है, यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं कि भाषा और समाज का संबंध अन्योन्याश्रित है। संसार में ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जो सिर्फ इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि समाज ने उसका प्रयोग करना बंद कर दिया। भाषा का संबंध सिर्फ व्यक्ति के ज्ञान से ना होकर उसकी सांस्कृतिक पहचान से भी होता है। अर्थात जब कोई भाषा मरती है तब समाज के सोचने, समझने और व्यक्त करने के तौर तरीके भी मर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सामाजिक जीवन शैली भी मर जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या था? भाषा समाज का अंतर संबंध। मतलब कहने का है कि इस टॉपिक में हम समझ रहे हैं कि भाषा और समाज कैसे दो एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो देखो दोस्तों, जो भाषा है और जो समाज है वो एक दूसरे से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिसका प्रयोग करना समाज ने बंद कर दिया, तो उससे क्या हुआ? बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो गई या ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि समाज और भाषा का बहुत ज़्यादा गहराई से संबंध है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि समाज जिन भाषाओं का प्रयोग करता है वैसा ही वो बन जाता है, और जो भाषा होती है उसका एक गहरा असर पड़ता है समाज के ऊपर। देखो दोस्तों, हम अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है? आज के टाइम पर आप इंडिया में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि इंग्लिश भाषा सीखनी है। तो इंग्लिश भाषा के साथ साथ जो समाज है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। हम हिंदी के स्थान पर इंग्लिश को ज़्यादा वरीयता देने के कारण इंग्लिश भाषा को हम क्या कर रहे हैं? आत्मसात करते जा रहे हैं, उसे हम पढ़ते जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की स्कूल वगैरह हैं, हर चीज़ मतलब इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए, ऐसे भी हम लोग विचार रखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे समाज में परिवर्तन भी आ रहा है। मतलब ये हुआ कि भाषा का असर समाज के ऊपर पड़ता है, हमारे तौर तरीके भी बदल रहे हैं और समाज का भी भाषा के ऊपर असर पड़ता है। अगर समाज खत्म हो जाता है तो भाषा खत्म हो जाती है, भाषा अगर खत्म हो जाती है तो समाज भी खत्म हो जाता है। वो वाला समाज का मतलब यहाँ पर संस्कृति से है, ठीक है? मतलब जैसे कि अगर कोई एक भाषा है, कोई स्थानीय भाषा है, तो वो अपनी संस्कृति से काफ़ी गहराई से जुड़ी होती है। अगर भाषा खत्म हो जाती है, अगर दूसरी तरह की भाषा का प्रयोग होने लगता है, तो वो संस्कृति जो पहले जिस भाषा के संदर्भ में होती थी, उसका अंत हो जाता है। कोई नहीं, अभी आगे धीरे-धीरे समझेंगे, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन है। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इनमें से भाषा के 2 मौखिक और लिखित रूपों की सुरक्षा और विकास समाज पर आश्रित होता है। देखो, समाज और भाषा कितनी इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि भाषा के जो रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा का जो ये रूप है, इसको सुरक्षित कौन रखता है और इसका विकास कौन करता है? समाज ही करता है, और समाज के ऊपर ही मौखिक और लिखित भाषा के का विकास निर्भर होता है। भाषा का मौखिक रूप ज्ञान को जहाँ सिर्फ सुरक्षित रखता है, वहीं लिखित रूप उसे व्यवस्थित और सुरक्षित रखता है। मतलब कि समाज के द्वारा भाषाओं को लिख लिया जाता है, कई सारे मतलब देखो दोस्तों, हमें काफ़ी अच्छी हिंदी नहीं आती। अगर हम हिंदी की बात करें, व्यावहारिक हिंदी की, तो हम बोल लेते हैं, बट अगर हम व्याकरण की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें व्याकरण वाली हिंदी नहीं आती होगी, बिल्कुल शुद्ध हिंदी, क्योंकि हम बोलचाल में उन शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो व्यवस्थित किया जाता है, समाज क्या करता है? लिखित रूप में भाषा को व्यवस्थित कर लेता है। हिंदी जो भाषा है वो कैसी है? देवनागरी लिपि से ली गई है, तो उसमें जो शब्द हैं मेनली उसको व्यवस्थित करके लिखा गया है। तो
व्यवस्थित करके सुरक्षित रखता है भाषा को समाज, और मौखिक रूप से भी सुरक्षित रखता है, बोलचाल के माध्यम से भी भाषा को सुरक्षित रखता है। भाषा और समाज को मनुष्य जोड़ता है। मनुष्य का भावात्मक और बौद्धिक विकास भाषा के माध्यम से ही होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक समाज होता है, उसका प्रयोग मनुष्य अपने व्यवहार के लिए करता है। भाषा इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है। भाषा इस बात पर भी निर्भर करती है कि मनुष्य किस परिवेश यानी कि वातावरण में रहकर भाषा सीखता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई सारी बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि जो मनुष्य होता है वो भाषा और समाज को जोड़ता है, और जो भाषा होती है वो मनुष्य का भावात्मक और बौद्धिक विकास करती है। और ऐसे आप लर्न भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना, भावात्मक और बौद्धिक विकास करती है। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप बोलेंगे 2-3 बार तो आपको सारी बातें याद भी होंगी। तो जो भाषा है वो मनुष्य के भावात्मक और बौद्धिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके अलावा प्रत्येक भाषा का अपना एक समाज होता है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा का अपना एक समाज है, वहाँ पर अलग रीति रिवाज हैं, वहाँ पर अलग कल्चर है। ठीक है, इंग्लैंड वगैरह की बात करें तो भारत में हिंदी भाषी लोग हैं, और कई सारे स्थानीय भाषी लोग हैं, तो यहाँ पर अपना अपना अलग अलग समाज हमें देखने को मिलता है। सांस्कृतिक समाज, ठीक है, संस्कृति जैसे बोलचाल के माध्यम से इंसान के कई सारे तौर तरीके भी होते हैं जुड़े। और किसी भी व्यक्ति की जो भाषा होती है, किसी भी व्यक्ति की, वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कि वो व्यक्ति, वो मनुष्य किस माहौल में बैठकर या किस माहौल में रहकर वो भाषा को सीखता है। अगर हमें बचपन से एक माहौल मिला होता, मतलब इंग्लैंड में अगर हमारा जन्म हुआ होता, तो हमारी जो, मतलब हम जो जिस तरह की इंग्लिश बोलते वो अलग होती। इंडिया में हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो हम अलग बोलते हैं, इसे हम इंडियन इंग्लिश कहते हैं। अमेरिका में अगर हम सीखेंगे तो उसे हम अमेरिकन इंग्लिश कहेंगे, क्योंकि तरीके अलग हैं, भाषा में अलग-अलग शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो माहौल के हिसाब से डिपेंड करता है कि भाषा कैसी होगी व्यक्ति की। तो दोस्तों, यहाँ पर मेनली हम समझ रहे हैं कि भाषा और समाज का कैसे संबंध है, दोनों भाषा और समाज कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत डीपली समझा रहा हूँ, ऐसा इसलिए है ताकि सारी बातें आपके माइंड में बैठ जाएँ। ये मत सोचना कि मैं आपको फालतू भाषण दे रहा हूँ। इसके अलावा मनुष्य जिस परिवेश में रहकर सीखता है, उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग भी करता है। मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा की संरचना के आधार पर उसके समाज का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब कहने का यही है कि मनुष्य जिस भी माहौल में रहता है, जिस भी माहौल में भाषा को सीखता है, वो उसी के अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग करता है। जैसे कि हम इंडिया में रहकर अगर हम इंग्लिश सीखेंगे तो हम उसी तरह से इंग्लिश बोलेंगे, या फिर हम भारत में रहकर हिंदी सीखते हैं तो हम हिंदी को उसी तरीके से बोलेंगे जैसे कि हम भारतीय बोलते हैं। क्योंकि देखो, हमारी भाषा है और हम जानते हैं हमारा जो माहौल है उस हिसाब से हम भाषा को बोलेंगे। लेकिन कोई दूसरा अगर व्यक्ति बाहर का, फॉरेन का कोई हिंदी सीखेगा तो वो तो व्याकरण की बुक पढ़ेगा पहले, और वो व्याकरण के जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको भी यूज़ करने की कोशिश करेगा। हम जो कि नहीं करेंगे कठिन शब्द, हम तो अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसमें हिंदी बोलेंगे। तो माहौल के हिसाब से इंसान बोलता है अपनी भाषा को, और उसी के हिसाब से समाज का अनुमान भी लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई एक विद्वान व्यक्ति है जिसको इंग्लिश भाषा का ज्ञान है तो वो समझ जाएगा, अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है तो वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति इंडिया से आया है या कहीं और का है। जैसे कि मान लो कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ से इंडिया में से इंग्लिश सीखकर विदेशों में जाते हैं, अगर वो इंडियन इंग्लिश बोलेंगे तो वो बहुत सारे व्यक्ति पहचान जाते हैं कि ये हमारे या अमेरिका या इंग्लैंड का नहीं है, ये इंडिया का है। इनकी जो टंग है बोलने की, जो ट्यून है वो अलग है। तो कई बार समाज का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भारतीय समाज का व्यक्ति है या ये अमेरिकी समाज का व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा एक सामाजिक क्रिया है। भाषा और समाज का अंतर संबंध, यहाँ पे अंतर संबंध होगा, कि संबंध में यह कहें कि भाषा ना तो आकस्मिक वस्तु है और ना ही खानदानी या व्यक्तिगत संपत्ति। देखो दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भाषा है वो एक सामाजिक क्रिया, मतलब समाज के द्वारा ही भाषा का विकास होता है। ठीक है, और जो भाषा है उसे आप कोई एक वस्तु नहीं कह सकते, उसे खानदानी या व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं कह सकते। वो माहौल के हिसाब से ही व्यक्ति सीखता है। भाषा और समाज का अंतर संबंध के संबंध में
रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भाषा और समाज में लिखा है कि भाषा समाज की संपत्ति है। वर्ग संघर्ष और वर्ग प्रभुत्व के चंगुल से यह मुक्त नहीं रह पाती। भाषा के कारण श्रम विभाजन और उसके साथ समग्र समाज की कार्यशीलता संभव होती है। अब यहाँ पर जो रामविलास शर्मा है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाषा के कारण भी समाज बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम जब प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में एक स्थानीय भाषा थी और एक संस्कृत भाषा थी। तो संस्कृत भाषा को कौन बोलता था? जो पुरोहित वर्ग था, जो ब्राह्मण वर्ग था, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था, जो अमीरों की एक तरह से भाषा मानी जाती थी, जो पढ़े लिखे लोगों की भाषा मानी जाती थी। और जो प्राकृत भाषा होती थी, मतलब स्थानीय भाषा, जो आम बोलचाल की भाषा थी, उसे आम लोग बोला करते थे। तो इस तरह समाज कई बार बँट जाता है, वर्ग प्रभुत्व के चंगुल से मुक्त नहीं रह पाती, ऐसा इन्होंने रामविलास शर्मा ने कहा है। सामाजिक विकास के संदर्भ में ही भाषा के विकास का अध्ययन संभव है। समाज में रहकर व्यक्ति स्वयं ही परिवार और समाज से भाषा ग्रहण करता है। मनुष्य भाषा को समाज के से अनुकरण कर अर्जित करता है। मतलब यही कि सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा ही भाषा का विकास होता है और समाज में रहकर ही व्यक्ति भाषा को ग्रहण करता है। हमने हिंदी भाषा कहाँ से सीखी? हाँ, जो समाज था, जो माहौल था हमारा जो घर था, हमने वहीं से तो ये भाषा सीखी। अपने पड़ोस आस-पास के जो एरिया है, पड़ोस वगैरह का जो एरिया है, वहाँ से तो हमने ये भाषा ग्रहण की है। तो यही कहा जा रहा है कि एक सामाजिक रूप से इसका विकास होता है। मनुष्य भाषा पूर्णतः सामाजिक वस्तु है। मनुष्य जिस समाज में पैदा होता है उसी समाज की भाषा आत्मसात करता है। जैसे जन्म के पश्चात किसी बच्चे का पालन पोषण जिस भाषा भाषी समाज में होगा, वह उसी समाज की भाषा से प्रभावित होगा और ग्रहण करेगा। सिंपल भाषा है, जिस बच्चे का जन्म जिस समाज में होगा, वो उसी समाज की भाषा को ग्रहण करेगा, उसी समाज की भाषा को सीखेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? चीज़ों को अपने मतलब अंदर सेव करना है। 2-2 3-3 बार आप खुद बोलिए, समझिए इन चीज़ों को। जैसे कि बिहार में रहने वाले बंगाली समाज का बच्चा हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा का प्रयोग सीख जाता है। अर्थात जिस समाज परिवार में व्यक्ति का पालन पोषण होता है, वह उस समाज की भाषा का प्रयोग करता है। देखो दोस्तों, जो बिहार का एरिया, वहाँ पर क्या है, बिहार और बंगाल और झारखंड, पहले क्या था, ये सब एक ही थे। तो बिहार में कई सारी बंगाली भाषाएं भी बोली जाती हैं और काफ़ी आसपास है पश्चिम बंगाल और बिहार। तो वहाँ पर क्या है कि बंगाली भाषा भी बोली जाती है, बिहारी भाषा भी कई सारी हैं वो बोली जाती हैं, बट साथ में ही वहाँ के लोग हिंदी भी जानते हैं। तो वहाँ का जो समाज है वो कुछ ऐसा ही है कि हिंदी और बांग्ला दोनों ही भाषाएं वहाँ पर चलती हैं। तो इसी तरह से अगर कोई किसी बच्चे का जन्म वहाँ पर होता है तो वो उन भाषाओं को आसानी से सीख जाता है और वह वैसी भाषा बोलता है। रामविलास शर्मा किसी भाषा की संपत्ति उसका शब्द भंडार मानते हैं। भाषा और समाज नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि शब्द भंडार में जिन शब्दों का संबंध मनुष्य के प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से होता है, जो उसकी नित्य प्रति की आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यवाही में काम आते हैं, उन्हें मूल शब्द भंडार मानना चाहिए। देखो दोस्तों, एक दो कुछ सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं जो बहुत टफ लगते हैं समझने में, याद करने में, उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट ज़्यादा से ज़्यादा समझो। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा एक प्रमुख लेखक रहे हैं। इन्होंने माना है कि किसी भी भाषा की जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या है? किसी भी भाषा की जो प्रॉपर्टी है वो है उसका शब्द भंडार। जैसे कि हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में कई सारे शब्द हैं, कई सारे शब्दों के माध्यम से हम अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी हम देखते हैं कि कई सारे शब्द हैं और इसीलिए आज हम देखते हैं ना कि कितने बड़े लेवल पर इसका प्रयोग किया जाता है, बट फिर भी हिंदी भाषा कमज़ोर नहीं है, उसमें बहुत शब्द हैं। रामविलास शर्मा के उपर्युक्त विचार को समझने के लिए चोखों और घड़ों शब्द को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। चोखों घड़ों जैसे शब्दों का प्रयोग राजस्थान हरियाणा में किया जाता है, परंतु बिहार उत्तर प्रदेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग, चोखों घड़ों शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। शब्दों का प्रयोग समाज के अनुसार ही किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग समाज नहीं करता वे धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं, जैसे डिबरी, किवाड़, रहट, नून, बहंगी, छिक्का, खाट, खपरैल, खुरपा, गंडासा, गुल्लर, डंक,
छोटा आदि शब्दों का प्रयोग भाषा से गायब होता जा रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर रामविलास शर्मा कहते हैं कि किसी भी भाषा का जो शब्द संपत्ति है वो शब्द भंडार है, और जिस शब्द का प्रयोग समाज में होता है, देखो समाज का कनेक्शन भाषा से इतना ज़्यादा गहरा है कि यहाँ पर रामविलास शर्मा कहते हैं कि समाज जिस शब्द का प्रयोग करता है वही शब्द अस्तित्व में रहते हैं, जिसका प्रयोग करना समाज बंद कर देता है, जिस शब्द का प्रयोग करना समाज बंद कर देता है वो क्या हो जाते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। कई सारे शब्द हैं, जैसे कि चोखो गणों का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बट इसके अलावा कई सारे शब्द हैं जो विलुप्त हो गए हैं। हम कितने टफ जो शब्द होते हैं जिन्हें पहले यूज़ किया जाता था उन्हें आज हम टफ मानते हैं, कठिन मानते हैं, और उसकी जगह हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो रहा है, जो पुराने शब्द हैं वो सिर्फ किताबों में रह गए हैं, और जैसे जैसे नया नया एडिशन आ रहा है किताबों का वो वहाँ से भी हटते जा रहे हैं। मैंने अभी एक 1980 में एक किताब छपी थी, एक हिस्ट्री से रिलेटेड एक किताब थी, तो वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत पुराने पुराने शब्द थे, और दूसरी जो नए नए एडिशन आ रहे हैं आज के टाइम पर तो उसमें बहुत नए शब्द हैं, और 1980 में मैं पढ़ रहा था तो मतलब बहुत ज़्यादा ही टफ शब्द थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि समाज और भाषा का संबंध कितना गहरा है। भाषा से गायब होते ऐसे शब्दों का सीधा संबंध समाज से है। समाज में होने वाले परिवर्तनों का सीधा असर भाषा पर पड़ता है। समाज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा भाषा उसी को आत्मसात कर लेगी। यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन होता है। अब देखो दोस्तों, आप अगर ध्यान से समझो ना तो यहाँ तक आपको टॉपिक आसानी से समझ में आ गया है, बट फिर भी आपको वीडियो पूरी देखनी है, वो इसलिए ताकि आप अपना आंसर काफ़ी बड़ा लिख कर आ सकें ना। आपको लिखने के लिए आपके पास कई सारे पॉइंट्स होने चाहिए ना, तो इसीलिए समझ में तो आ गया कि भाषा और समाज का कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है। बस उसमें आपको पॉइंट्स बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको ऐड करनी है, जिसके लिए आपको सारे नोट्स यहाँ पर पढ़ने हैं। तो देखो दोस्तों, वही बात है यहाँ पर लिखी जो मैंने अभी आपको समझाया कि भाषा समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे उसका असर भाषा पर भी पड़ता है। हम भारतीय समाज को देख रहे हैं कि आजकल हम हिंदी की जगह हिंग्लिश बोलते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हैं। तो बहुत सारे शब्द गायब हो रहे हैं, बहुत सारे शब्द ऐड हो रहे हैं। भाषा और समाज के संबंध पर प्रकाश डालते हुए दरश राय ने भाषा विज्ञान और हिंदी नामक पुस्तक में लिखा है कि तात्विक दृष्टि से भाषा अर्थवान सामाजिक वस्तु है। इन्होंने लिखा है कि जो तात्विक दृष्टि से अगर नॉर्मली अगर देखें हम, तो जो भाषा है वो अर्थवान वस्तु है, सामाजिक वस्तु है। जब भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं भाषाई अर्थ परिवर्तन भी लक्षित होने लगते हैं। समाज में घटित रीति रिवाज, आचार विचार, युद्ध, शांति और राजनीतिक परिवर्तन भाषा को स्वानुरूप कर लेते हैं। अर्थात भाषा की सामाजिकता के संबंध में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से भाषा समाज की पालक और संरक्षिका है, ठीक उसी प्रकार से समाज भी भाषा की पोषक और संरक्षिका है। देखो दोस्तों, भाषा भी समाज की रक्षा करती है। जब तक इसी देखो, आपने ध्यान दिया कि हिंदी भाषा पर आज इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की जा चुकी है। कई सारी किताबें जो मेडिकल की हैं जिन्हें पहले इंग्लिश में ही पढ़ा जाता था, और आज हम ड्यू में देख सकते हैं मैक्सिमम इंग्लिश ही पढ़ा है। मैं एक रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ रेगुलर कॉलेज का, तो हिंदी की बुक मिलना मतलब बहुत टफ था कि एक सही राइटर आपको हिंदी में मिल जाए। जो थे भी वो क्या थे, वो बस उन्हें बस पैसा कमाना था, उन्होंने बस कैसे भी किसी भी तरह ट्रांसलेट किया या किसी भी तरह कुछ भी लिख दिया। ऐसे ऐसे राइटर्स हैं। जितने जो मेन अच्छे राइटर्स रहे हैं वो इंग्लिश के ही रहे हैं। और इंग्लिश में जो ट्रांसलेटेड बुक होती है उसकी आप मतलब देख सकते हो, जो ट्रांसलेट किया जाता है, यहाँ तक कि जो आपकी DOSOL की रीडिंग वगैरह है वो भी ट्रांसलेटेड की जाती है इंग्लिश से हिंदी में, और इसी कारण से उसकी कई सारी जो मीनिंग है वो बच्चों को समझ ही नहीं आ पाती, सब शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल रहता था। लेकिन आज आप देख रहे हो ना, हिंदी भाषा पर सरकार के द्वारा कितना जोर दिया जा रहा है। क्या ये मतलब अलग राजनीति है? राजनीति कई हो सकती हैं ये, बट मेरा यहाँ पर ये मानना है कि यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि जो भारत की जो संस्कृति रही है, भारत का जो समाज रहा है, अगर उसकी रक्षा करनी है तो भाषा की भी रक्षा करनी पड़ेगी।
इसीलिए भाषा पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि भाषा बताती है कि आपकी संस्कृति कैसी रही है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया भाषा भी समाज की रक्षा करती है और समाज भी भाषा की रक्षा करता है। ये तो आप जानती हैं कि समाज अगर भाषा का प्रयोग नहीं करेगा तो भाषा तो खत्म ही हो जाएगी, तो समाज भी भाषा की रक्षा करता है। भाषा और समाज के अंतर संबंध को समझने के लिए हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा को भी उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। हिंदी भाषा में परिवार और समाज के संबंधों के आधार पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा, फूफा बुआ आदि। इन शब्दों के लिए अंग्रेजी भाषा में सिर्फ एक शब्द अंकल आंटी का प्रयोग किया जाता है। भाषा में यह अंतर समाज के कारण ही है। देखो दोस्तों, भारत का समाज अलग है और इंग्लैंड का, अमेरिका का समाज अलग है। इंग्लैंड अमेरिका में मामा हो, चाचा हो, दोनों को अंकल कहा जाता है। मामी हो, मौसी हो, बुआ हो, उनको आंटी कहा जाता है। बट भारत में क्या कहा जाता है? चाची, मामी, मौसी, बुआ, चाचा, मौसा। ये अलग अलग शब्द हैं भारतीय समाज के, तो ये सामाजिक अंतर को दिखाता है। तो भाषा समाज को व्यक्त करती है। ठीक है, ये भाषाएं हिंदी भाषा भारतीय समाज को व्यक्त करती है। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो अंग्रेजी समाज को व्यक्त करते हैं। तो भाषा समाज को व्यक्त करती है और दोनों ही चीज़, भाषा और समाज, एक दूसरे से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। समाज के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। समाज में आपसी सामंजस्य तथा आदान प्रदान के लिए भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। भाषा के कारण ही मनुष्य और पशु को अलग अलग किया जाता है। भाषा विहीन समाज पशु के समान ही होता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी समाज के विकास में, मतलब समाज के विकास में भाषा का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे भाषा बड़ी होती है, तो भाषा के कारण कि समाज काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका विकास होता है। इसके अलावा भाषा मनुष्य की एक विशेषता है। मनुष्य और पशु में अंतर कैसे किया जाता है कि जो पशु होते हैं उन्हें भाषा नहीं आती, वो कुछ बोल नहीं सकते, वो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। भाषा एक पूरी व्यवस्थित होती है और जो कि मनुष्य का एक गुण है और समाज जिसको विकसित करता है। तो इस तरह दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाषा और समाज में कैसे, मतलब संबंध हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में समझा भाषा और समाज के अंतर संबंध को। इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी डिटेल में आपको समझ में आया होगा कि भाषा और समाज दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक टॉपिक कवर किया गया है, हालांकि काफ़ी डिटेल में कवर किया गया, काफ़ी डिटेल मुझे बताना पड़ा, क्योंकि जो शब्द वगैरह हैं वो काफ़ी कठिन हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले टॉपिक को कवर करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।